नमस्कार। कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके साइकोलॉजी के पोर्शन में, खास तौर पर अगर मैं ग्रेड 1 की बात करूं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जो आपकी साइकोलॉजी की दूसरी यूनिट में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के सेक्शन की दूसरी यूनिट में कवर करता है। लेकिन उसमें जो खंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपको किशोरावस्था के संदर्भ में चीजों को पढ़ना है। लेकिन उस पर जाने से पहले यह जरूरी है कि हम विकास को समझें, विकास की विभिन्न परिभाषाओं को देखें, खासतौर पर वृद्धि और विकास में जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको भी जानने की कोशिश करें। अव्वल तो हम कह सकते हैं कि शायद इससे सवाल नहीं बनते होंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 2018 के पेपर की बात करूं तो ड्राइंग के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में उन्होंने 2 से 3 ऐसे सवाल पूछे थे जो विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से संबंधित थे। ऐसे में विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके लिए उपयोगी हो जाते हैं और उसी प्रक्रिया में सबसे पहले हम वृद्धि और विकास की संकल्पना को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले एक शब्द है जिसे जानना जरूरी है, वो है वृद्धि। वृद्धि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ। अब ये ग्रोथ क्या है, आपने हो सकता है पहले इसे पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो, तो इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझ में आ जाएगी कि वृद्धि क्या होती है, विकास की तरह किस क्यों है, विकास से अलग क्यों है। आइए, तो सबसे पहले इसकी एक सहज परिभाषा को समझते हैं और वो ये है कि वृद्धि से तात्पर्य मानव के जीवन में आने वाले भौतिक और दैहिक शारीरिक परिवर्तनों से है। यानी वो सारे चेंजेस जो कि मानव के जीवन में हो और जो कि भौतिक हो, दैहिक हो, शारीरिक हो। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमें कि वृद्धि का संबंध बॉडी यानी कि शरीर के अंदर आए हुए परिवर्तनों से है। पहला पॉइंट क्लियर है। इसके अंतर्गत जो परिवर्तन आते हैं वो मात्रात्मक किस्म के होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव इन नेचर। 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब वो जिन्हें मापा जा सके, जैसे कि लंबाई, जैसे कि वजन। मैं कह दूं कि भाई आपका वजन कितना है, वो आदमी कहेगा मेरा वजन 70 किलो है। आपकी लंबाई कितनी? जी मेरी लंबाई 6 फुट है। यानी ये एक ऐसी शरीर की क्वालिटी है जिसे मापा जा सके, यानी कि ये एक क्वांटिटेटिव इन नेचर है। दूसरी क्वालिटी जो होगी, दूसरी जो विशेषता होगी वो क्वालिटेटिव होगी, जिसको हम गुणात्मक कहते हैं, वो हम विकास में समझेंगे। बहरहाल दूसरी जो चीज मुझे पता चल रही है वृद्धि के बारे में वो है कि यह मात्रात्मक है, यानी कि इसका मापन संभव है। क्लियर है? मात्रात्मक भी वही बात है, मापन संभव है, यह भी वही बात है। फिर यह क्या कह रहा है? वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष के परिवर्तन को दर्शाती है जो संरचनात्मक पक्ष है, यानी कि वही बात संरचना से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है, देह से जुड़ी हुई है, बॉडी से जुड़ी हुई है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये सारी बातें हम वृद्धि के बारे में कह सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो वृद्धि से जुड़ा हुआ है वो ये है कि वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक ही होती है। जैसे कि लंबाई, अगर मैं कहूं कि लंबाई बढ़ रही है तो क्या जीवन भर किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है? नहीं, एक निश्चित समय है जिस समय तक उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो हां, व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक ये होती है और इस निश्चित समय को कहा जाता है मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें वृद्धि से जुड़ा हुआ मिला वो है परिपक्वता। परिपक्वता तक ही यह होती है। क्लियर है? बाद में वही बात कि इसका मापन, मात्राकरण, अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, क्योंकि जिसका नाम ही वृद्धि है, जिसके नाम में ही हमें पता चल रहा है बढ़ना, तो इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी? उसकी प्रकृति भी धनात्मक ही होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि साहब, इस वृद्धि को आपने शुरू में कहा कि वजन भी वृद्धि के अंतर्गत आता है, लेकिन वजन तो मेरा आज वजन 60 किलोग्राम है, मैं थोड़ी कसरत करूं तो हो सकता है मेरा वजन 58 किलोग्राम आ जाए। अब आप इस वृद्धि को वृद्धि कैसे कहोगे? अब आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो, इसमें तो घटना भी आ रहा है, फिर आपने धनात्मक क्यों कहा इसे? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये घटना बढ़ना ये क्षणिक किस्म के अंतर हैं। अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा 2 वर्ष का जब था या फिर 2 माह का जब रहा होगा, इस तरह से बात कर लें कि 2 माह और फिर 2 वर्ष और फिर 12 वर्ष, तो क्या 12 वर्ष के बच्चे का वजन कभी उतना हो पाएगा जितना उसका 2 माह का था तब रहा होगा?
नहीं ना। 2 माह के केस से तो हमेशा वजन बढ़ा ही होगा ना भाई। 2 माह के बच्चे का वजन अपन कुछ किलोग्राम में मान सकते हैं, और जब वो 10 साल का हुआ होगा तो और बड़ा होगा, जब वो 20 साल का हुआ होगा तो और बड़ा होगा। हाँ, हो सकता है अमूलचूल परिवर्तन क्षणिक होते रहें, लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म में बात करें, जब हम पूरे जीवन चक्र में बात करें, तो निश्चित स्तर पर व्यक्ति का वजन बढ़ता है। ये इससे एक मोटे मोटे तौर पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वृद्धि धनात्मक होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु और हमें याद रखना है, वो ये कि वृद्धि धनात्मक होती है। तो वृद्धि को लेकर 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहली बात, यह शरीर के अंदर होने वाली बढ़ोतरी है, क्योंकि इसकी प्रकृति धनात्मक है। शरीर में होने वाली वो बढ़ोतरी जिसे मापा जा सके और जो कि परिपक्वता तक ही परिलक्षित हो, दिखाई दे, क्या कहलाएगी? वृद्धि, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्रोथ। आइए आगे बढ़ते हैं और अब विकास को समझते हैं। वृद्धि से ज्यादा जरूरी है विकास को समझना, क्योंकि इस खंड से आपके कई बार प्रश्न बनते रहे हैं। अगली जो ग्रेड 1 की एग्जाम होगी उसमें भी स्वाभाविक है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। विकास से अभिप्राय व्यक्ति के आकार, रूप, ढांचे आदि में परिवर्तन से है, जो कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। अब विकास को जब भी पढ़ें, जब भी समझें, एक चीज मैं यहां पर आप व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक शब्द को दिमाग में स्थिर कर लें, फिक्स कर लें, और वो शब्द है प्यारे साथियों परिवर्तन। आप कहेंगे परिवर्तन? हां, परिवर्तन से मेरा अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन में होने वाले तमाम परिवर्तन, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो, चाहे उसमें सुधार हो रहा हो, चाहे उसमें कमी आ रही हो, चाहे शरीर स्ट्रांग होता जा रहा हो, चाहे शरीर कमजोर होता जा रहा हो, चाहे समझदारी विकसित होती जा रही हो, स्मृति जो है वो कम होती जा रही हो, बुढ़ापे में आदमी भूलने लग जाता है ना चीजें। तो कुछ भी हो, परिवर्तन व्यक्ति के जीवन चक्र में जो भी होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? विकास। अब आइए परिभाषा को समझते हैं। विकास से अभिप्राय आकार, रूप, ढांचे आदि में परिवर्तन से है, जो कार्य कुशलता मतलब फंक्शनैलिटी, व्यक्ति के फंक्शनैलिटी कैसी है, कैसे उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है, उसमें सुधार के परिणाम स्वरूप, यानी वो और बेहतर उस फंक्शनैलिटी को करेगा। ऐसे सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? ऐसे सारे परिवर्तन कहलाते हैं आपके विकास। क्लियर है? आइए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, और मैं ये कहूंगा कि इसे आपको रटना है। वो शब्द क्या है? उत्तर श्रृंखला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंज। रीट की परीक्षा में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था साथियों, और उस प्रश्न में बोर्ड ने 4 विकल्प दिए थे, और चारों ही विकल्प ऐसे थे कि विद्यार्थियों को लग रहा था कि ये सारे ही सही होंगे, लेकिन जो सही उत्तर माना उन्होंने वो था उत्तरोत्तर श्रृंखला, जिस ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ था। इसलिए ये उत्तरोत्तर श्रृंखला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए, परिवर्तन, जैसा कि मैंने कहा कि विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। उत्तरोत्तर श्रृंखला मतलब प्रोग्रेसिव सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज जिसमें लगातार आप बेहतर होते जा रहे हो, लगातार आप में प्रोग्रेस होती जा रही है। एक छोटा बच्चा कई बार हम देखते हैं कि ढंग से भी नहीं चल पाता, थोड़ा बड़ा होता है वो और बेहतर चल पाता है। जब वो आपकी हमारी एज पर आएगा तो वो उसकी कार्य कुशलता, उसकी फंक्शनैलिटी और बेहतर होगी। अब पहली लाइन से इसे लिंक करिए, कार्य कुशलता में सुधार, और दूसरी लाइन में जो मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताया वो क्या था? उत्तरोत्तर श्रृंखला, जो कि गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहती है। वृद्धि में ये नहीं था, वृद्धि में हम बात करते थे जन्म से परिपक्वता की, ठीक है, क्योंकि मापने लायक क्वालिटी चाह रहे थे ना शरीर की वो क्वालिटी जिसे मापा जा सके। अभी यहां पर बात हो रही है केवल परिवर्तनों की। तो परिवर्तन, तो अगर आप एक फीटस की बात करें, एक भ्रूण की बात करें, भ्रूण से उसका शिशु बनना, यह भी एक किस्म का परिवर्तन है। तो यहां पर बात हो रही है गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहने वाले परिवर्तन की। और अंग्रेजी के विद्यार्थियों खासतौर पर इस लाइन को याद रखना,
कई बार कई परीक्षाओं में, सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं में एग्जैक्टली भी ये टर्म आ जाता है, वूम्ब टू टूम्ब। वूम्ब का मतलब भ्रूण, मां के गर्भ में जब होता है वो, और टूम्ब का मतलब मकबरा, कि भाई अब फाइल जो है वो आदमी की सलट चुकी है। आइए, अब यहां पर विकास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमें इस बिंदु में देखने को मिल रही है। वो है विकास पूर्व कथनीय। पूर्व कथनीय यानी जिसके बारे में पहले कहा जा सके, क्रमबद्ध, एक क्रम के अनुसार चीजें चलेगी। बच्चा पहले जन्म लेगा, फिर वो गर्दन को उठाना सीखता है, फिर वो अपने शरीर के, जिसको अपन छाती कहते हैं, उसको उठाना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर उसको पकड़ के चलना सीखता है, और अंत में चलना सीखता है। वह हर व्यक्ति जीवन काल में अपने यही क्रम फॉलो करता है। क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा कि जन्म लेते बोला कि भाई अब मैं तो चलने लग गया, बहुत मजा आ रहा है? ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित पैटर्न है जो प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना है, और इसी की बात यह प्रश्न कह रहा है कि पूर्व कथनीय है, क्रमबद्ध है और उत्तरोत्तर प्रोग्रेसिव, जिसकी बात कही मैंने, परिवर्तनों का प्रारूप है। और इस प्रारूप में क्या क्या चीजें अपनी भूमिका निभाती है? इसमें अभिप्रेरणा भी अपनी भूमिका निभाती है, इसमें अधिगम भी अपनी भूमिका निभाता है, इसमें अनुभव भी अपनी भूमिका निभाता है, और इसमें व्यक्ति की परिपक्वता भी अपनी भूमिका निभाती है। यानी ये सभी विकास में सहायक होते हैं। व्यक्ति को कितना अभिप्रेरित किया जा रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए, आज के कुछ समय पहले जब आपने सोचा होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो मन में डर रहा होगा कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी, और किसी ने आपको मोटिवेट किया होगा कि नहीं, ठान लो तो कुछ नहीं होता असंभव, वीर की पहचान होती है प्रतिज्ञा। अगर मन में संकल्प कर लिया फिर कोई विकल्प नहीं है, आप अवश्य सफल होंगे। और जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो आप अपने आप को उसी के अनुरूप तैयार करते हैं, आप उसी के अनुरूप पढ़ाई करते हैं, और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अधिगम करते हैं। और राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा की बाल विकास जो किताब है मनोविज्ञान की, उसमें जो चौथा चैप्टर है मानव विकास, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अधिगम भी एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आप इस प्रश्न के सही उत्तर तक जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है आपका अभिप्रेरणा, अधिगम, अनुभव, परिपक्वता। यह क्लियर हुआ। अगले बिंदु पर आइए, और अगले बिंदु में अब हम विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानने की कोशिश करेंगे। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब ये परिभाषाएं ऐसी हैं कि इनमें कभी विकास को लेकर सीधी सीधी परिभाषा नहीं पूछी है, लेकिन हो सकता है किसी परिभाषा से वो कोई प्रश्न बना दे, किसी परिभाषा से वो कोई प्रश्न बना ले और उस प्रश्न को वो आपसे पूछ ले। तो ध्यान से सुनिए, ईबी हॉरलॉक की मैं बात करूं, सबसे पहले ईबी हॉरलॉक की अगर मैं बात करूं कि ईबी हॉरलॉक क्या कहते हैं विकास के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, और वो ये है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। क्या क्या? विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। अगले पॉइंट पर आइए। अगला स्टेटमेंट जो है, अगली परिभाषा जो है वो गेसेल साहब की है। अब गेसेल साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। गेसेल साहब कह रहे हैं कि विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यानी अभिवृद्धि का जो संप्रत्यय था, वृद्धि का जो संप्रत्यय था, वो बहुत छोटा सा संप्रत्यय था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, छोटा सा बात मामला था, लेकिन विकास व्यापक है। और इसको आप पिछली स्लाइड में देख भी सकते हो। जब मैंने ग्रोथ की बात की तो मैंने क्या कहा, शरीर की से जुड़ी हुई बात है, मात्रात्मक है, परिपक्वता तक संबंधित है और धनात्मक है। लेकिन जब मैं विकास की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि एक परिवर्तन है, शरीर के किसी भी पक्ष में हो परिवर्तन है। और जब मैं इसे परिवर्तन कह रहा हूं तो ये ध्यान से सुनिएगा, अब मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, यानी कि ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। इसमें धनात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं, यानी वो परिवर्तन जिसमें योग्यताएं, कैपेबिलिटीज, क्षमताएं में सुधार हो, बढ़े। और इसमें ऋणात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं, यानी कि वो चीजें जिसमें कोई चीज घट रही हो। इसमें वृद्धि भी शामिल है, कि जिसको हमने ग्रोथ कहा, यानी ग्रोथ
यानी वृद्धि विकास का ही एक अहम हिस्सा है, और इसमें ह्रास भी शामिल है जिसको हम डिक्लाइन कहते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर विकास को विकास बना देती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। गैसेल साहब के स्टेटमेंट को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक 3 रूपों में शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक में मापन भी किया जा सकता है। यानी विकास के कुछ पक्षों का मापन किया जा सकता है, कुछ पक्षों का मापन नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन का स्टेटमेंट। हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं कि विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। वही बात मात्रात्मक, गुणात्मक, और वही बात सोरेनसन साहब भी कह रहे हैं। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों का विशिष्ट द्योतक है। अभिवृद्धि कैसे परिवर्तनों की बात कर रही थी? मात्रात्मक की। विकास कैसे परिवर्तनों की बात कर रहा है? गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। इरा गॉर्डन की परिभाषा देखते हैं। इरा गॉर्डन कहते हैं कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय ही हो जाता है। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब अभी तो आप बता रहे थे गर्भाधान से शुरू हो रहा है और अब आप कह रहे हो जन्म से शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं, मनोविज्ञानिकों का कथन है, हमें इसको लेकर डाउट में नहीं रहना चाहिए। जन्म के समय हो जाता है और तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात विकास आत्मबोध, पूर्ति, अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। ठीक है, फ्रैंक साहब का कथन देखते हैं। फ्रैंक साहब कहते हैं अभिवृद्धि कोशिकीय गुणन यानी कि सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन है और विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि सिर्फ और सिर्फ कोशीय गुणन यानी कि सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन की ही बात करती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। गैरिसन साहब का भी एक कथन है, वो हमें देख लेना चाहिए। गैरिसन साहब कहते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तब उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा। अब छोटा बच्चा है, रोएगा, भूख लगेगी तो, प्यास लगेगी तब भी रो रहा है, उसको नींद आ रही है तो रो रहा है, नींद उचट गई तो रो रहा है। यानी छोटे बच्चे में आप ये सारे परिवर्तन इस तरह से देखते हो। लेकिन जब आप उसको, उसी बच्चे को जब आप किशोर अवस्था में जाके देखोगे तो उसमें कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस छोटी सी बात का अभिप्राय क्या है? इस छोटी सी बात का अभिप्राय यह है प्यारे साथियों कि हर अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम शैशव अवस्था की पढ़ते हैं कि उसमें नैतिकता का अभाव होता है, सामाजिकता का अभाव होता है, तीव्र विकास की अवस्था होती है। हम पूर्व बाल्यावस्था में पढ़ते हैं अनुकरण की अवस्था है, प्रश्न पूछने की अवस्था है, जिज्ञासु अवस्था है, अन्वेषण की अवस्था है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये जो परिवर्तन है, इन्हें किसी निश्चित सिद्धांतों के अनुसरण के रूप में देखा जा सकता है और इन्हें ही विकास का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि विकास के एक समय में जो विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं दृष्टिगत हों जिन्हें फिर सामान्यीकृत कर पाएं, जिनका सामान्यीकरण कर पाएं, वही सिद्धांत कहलाएंगे। और ये सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अगली परीक्षा में आप मान के चलिए एक प्रश्न यहां से पूरी तरह से बनने की संभावना है। अब बात करते हैं स्किनर साहब की, वही स्किनर जिन्हें आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पढ़ते हैं। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। ये निरंतरता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं स्किनर साहब, लेकिन हम इसे एक बार यहां पर देख रहे हैं। अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत तो है ही, अभी अभी हमने पढ़ा कि गर्भ से चालू हो रही है, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है वहां से जो प्रक्रिया चालू हो रही है और तब तक चल रही है जब तक भाई साहब फाइल सलट नहीं जाए आदमी की। समझ रहे हो, मृत्यु तक चल रही है बात। अब जब तक वो व्यक्ति मरेगा नहीं तब तक विकास रुकेगा नहीं। मरने का मतलब है विकास भी रुक गया। और जैसे ही कॉन्सेप्शन हुआ, यानी जैसे ही भ्रूण गर्भ में आया तब से विकास शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जो सतत चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। विकास के सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पहला सिद्धांत यही पढ़ेंगे और इसकी गति कभी तीव्र हो सकती है तो कभी मंद पड़ सकती है। क्लियर है? आगे कुछ और स्टेटमेंट हैं, इन्हें भी देखने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है डगलस और हॉलैंड साहब का स्टेटमेंट। डगलस हॉलैंड दोनों कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है।
हर व्यक्ति का विकास अलग होता है, इसे सिद्धांत में भी समझेंगे। यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। और ये जो भिन्नता है, ये जो चेंज है, ये जो डिफरेंस है, ये जीवन पर्यंत बना रहता है। अब मैं हूं या मेरे बड़े भाई साहब हैं, एक तरह से उदाहरण के रूप से देखें तो उनके जीवन की जो शैली है, जिस तरह से उनका जीवन चल रहा है या जिस तरह से मेरा जीवन चल रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनका और मेरा जीवन बिल्कुल एक जैसा है? नहीं। आप अपने उदाहरण में भी देख सकते हैं, आप अपने किसी मित्र के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। भाई आपका हो सकता है जीवन काल जो है वो एक अलग तरीके से चल रहा हो, आपकी हाइट बहुत ज्यादा हो, उनकी हाइट आपके मित्र की बहुत कम हो, आप वजन में ज्यादा हो, वो वजन में कम हो, आपका रंग अलग हो, उनका रंग अलग हो, आपके बालों का टेक्सचर अलग हो, तरीका अलग हो, उनके बाल घुंघरालू हो, आपके स्ट्रेट हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन होता है, ये जो भिन्नता होती है और जिसके आधार पर व्यक्ति का विकास होता है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर यह विशेषता संपूर्ण काल में बनी रहती है। स्कीनर का कथन देखते हैं। स्कीनर कहते हैं कि वंशक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। यानी वंशक्रम की बात भी स्कीनर ने की है और इसको हम वंशक्रम वातावरण वाले खंड को जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। अभी हाल गैरिसन का एक कथन देख लीजिए कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देते हैं। हार्लॉक कहती हैं कि विकास लयात्मक यानी कि रिदमिक होता है, नियमित यानी कि लगातार नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। इट इज रिदमिक इन नेचर, लयात्मक है विकास, लगातार नहीं है। लगातार का मतलब क्या है कि शैशवावस्था में बहुत बेहतरीन हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन जब मैं पूर्व बाल्यावस्था में आऊंगा तो गति मंद पड़ जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी देखा। अब आगे खंड में बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर की। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वृद्धि और विकास के बीच का अंतर। और इस सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर कैसे कैसे होते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए, यानी शारीरिक परिवर्तन तो है ही उसमें, उसके अलावा संपूर्ण संगठन पक्षों के परिवर्तनों को दर्शा रहा है। यानी कि शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, भौतिक हो, उन सभी परिवर्तनों को संगठित रूप में कौन दर्शा रहा है? विकास, यानी कि डेवलपमेंट। अभिवृद्धि विकास का अंग है। जैसा कि हमने 2 स्लाइड पहले देखा कि विकास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है। विकास में वृद्धि भी हो सकती है, विकास में ह्रास भी हो सकता है। तो जब मैं कह रहा हूं विकास में वृद्धि हो सकती है, इसका मतलब वृद्धि विकास का ही तो एक भाग है, विकास का ही तो एक पक्ष है, विकास का ही तो एक अंग है, विकास का ही तो एक एस्पेक्ट है। विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है, अर्थात यह वृद्धि से अधिक व्यापक है। वही बात है, अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, और वो निश्चित समय क्या है? मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है, जो कि सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। यह लाइन एक बार रीट ने पूछी थी कि क्या विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव है? हो सकता है ग्रेड 1 में या फिर आपके अन्य एग्जाम्स में पूछ ले सीधा कि विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव है या नहीं है, तो उत्तर होगा हां, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अब इस बुजुर्ग व्यक्ति की मैं बात करूं तो बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर की क्षमता तो कम हो रही है, लेकिन उसका अनुभव, स्मरण शक्ति भी कम हो रही है, अनुभव की शक्ति तो बढ़ रही है। यानी कुछ पक्षों में वृद्धि हो रही है और कुछ पक्षों में ह्रास भी हो रहा है। हाँ या ना? कुछ पक्षों में वृद्धि हो रही है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे कर लीजिए इसको, ठीक है, और कुछ पक्षों में वृद्धि हो रही है। क्लियर है? अब जब मैं कह रहा हूं कि कुछ पक्षों में वृद्धि है, कुछ पक्षों में ह्रास है, तो इसका मतलब कोई चीज घट रही है, कोई चीज बढ़ रही है, तो घटने वाली चीज भी तो एक तरह से अपने आप में विकास ही तो है। उसका नेचर ऋणात्मक हो सकता है, उसके नेचर में आप कह सकते हो कि ह्रास है, लेकिन है तो वो विकास ही। इसलिए विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है।
शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य है, जैसा कि हमने कहा कि मेजरेबल इन नेचर। विकास में गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं जो पूर्णतः अवलोकन या मापन योग्य नहीं है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं, तो हो सकता है जो विकास के मात्रात्मक पक्षों वृद्धि के अंतर्गत जो आए वो देखने योग्य हैं, अवलोकन योग्य हैं, लेकिन जो वो नहीं हो सकते हैं। ड्राइंग में ग्रेड 1 का जो पेपर आया था उसमें खास तौर पर 2018 का पेपर, उसमें यही स्टेटमेंट था कि वृद्धि और विकास दोनों अवलोकन योग्य होते हैं, और वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। क्यों था? क्योंकि वृद्धि अवलोकन योग्य होती है, विकास अवलोकन योग्य नहीं होता। और फिर ये है, जैसा कि एक ऑप्शन है, शरीर की लंबाई, वजन, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, और विकास जो है वो गर्भाधान से प्रारंभ होता है, जैसे समस्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। तो प्रिय स्टूडेंट, आज की इस स्लाइड में या आज की इस क्लास में हमने देखा विकास के उन महत्वपूर्ण पक्षों को जो वृद्धि से संबंधित हैं, विकास और वृद्धि को कैसे एक दूसरे के जैसा बनाते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं। अब आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा उस चीज को। सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं, तो वृद्धि शरीर के पक्षों में होने वाला परिवर्तन है जो कि मात्रात्मक है, धनात्मक यानी बढ़ते क्रम में होता है, इसे बढ़ोतरी भी कह सकते हैं, और यह परिपक्वता तक एक निश्चित समय तक होता है। जब मैं विकास की बात करूं तो यह संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों की बात करेगा जो कि मात्रात्मक भी हैं, गुणात्मक भी हैं, यानी क्वालिटेटिव भी हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं, धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जिनमें वृद्धि भी है, ह्रास भी है, यानी जिनमें ग्रोथ भी हो और डिक्लाइन भी हो। ठीक है, यह पूर्व कथनीय क्रमबद्ध उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है जिसमें अभिप्रेरणा, अधिगम, अनुभव, परिपक्वता आदि अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर हमने कुछ स्टेटमेंट देखे। ईबी हार्लॉक, नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं। गैसल बात करते हैं अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास व्यापक है। हर्बर्ट सोरेनसन बात करते हैं कि विकास कार्यपरक सुधार और परिपक्वता में सुधार की बात करता है। ठीक है, संरचना के स्वरूप में हो रहे गुणात्मक परिवर्तन की बात करेगा और परिमाणात्मक परिवर्तन की भी बात करेगा। इरा गॉर्डन कहती है कि ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ हो जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। फ्रैंक कहते हैं अभिवृद्धि कोशिकीय गुणन यानी सेल्युलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेगी। गैरिसन कहते हैं विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब व्यक्ति जाएगा तो कुछ निश्चित विशेषताएं होती है और इन्हें ही सिद्धांत कहेंगे। स्किनर निरंतरता के सिद्धांत की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, इसीलिए विकास सतत प्रक्रिया है। डगलस हॉलैंड कहते हैं कि हर परिवर्तन में विभिन्न व्यक्तियों में भिन्नता होती है। स्किनर कहते हैं वंशक्रम और वातावरण में का क्या रोल है। गैरिसन और अन्य कहते हैं शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देते हैं। और हॉर्लॉक का एक स्टेटमेंट है कि विकास लयात्मक होता है, लगातार नहीं। फिर हमने अंतर को देखा। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है, विकास जोड़ते हुए संपूर्ण संगठित पक्षों के परिवर्तन की बात करेगा। अभिवृद्धि विकास का अंग है, विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। अभिवृद्धि जीवन काल में एक निश्चित समय तक होगी, विकास जीवन पर्यंत होगा। शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि अवलोकन योग्य, मापन योग्य, देखने योग्य, देखा जा सकता है, ये ग्रेड 1 में आया हुआ है। और विकास में गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित है जो पूर्णतः अवलोकन या मापन योग्य नहीं है। शरीर की लंबाई, वजन। अभिवृद्धि में पूर्ण गर्भाधान से प्रारंभ हो विकास का प्रारंभ गर्भाधान से होकर मृत्यु तक रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस वीडियो में जुड़े। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, तो उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।